पश्चिम अफ्रीका में एक देश, सोचिए, जमीन के नीचे दुनिया के कुछ सबसे बड़े खनिज भंडार, लेकिन वहां रहने वाले लोग दुनिया के सबसे गरीब लोगों में से। अजीब सी पहेली है ना? हाँ बिल्कुल। एक ऐसी जगह जिसे प्रकृति ने तो सब कुछ दिया, भरपूर दिया, लेकिन वहां का इतिहास, वहां की राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन सब की उलझनों ने उस दौलत को आम लोगों तक पहुंचने नहीं दिया। तो आज हम इसी पहेली को, इसी देश को समझने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं गिनी की। जी। और हमारे पास इसके लिए गिनी देश, इतिहास और चुनौतियां नाम के कुछ दस्तावेज हैं जिनमें काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए गिनी की जो अपार क्षमता है और जो उसके सामने खड़ी गंभीर बाधाएं हैं, दोनों को गहराई से समझें। गिनी की कहानी देखा जाए तो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उन कई विकासशील देशों की कहानी है जिनके पास प्राकृतिक संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही ज्यादा हैं। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से गिनी को और करीब से जानते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक जानकारी से। गिनी है कहाँ दुनिया के नक्शे पर? गिनी पश्चिम अफ्रीका में है। अटलांटिक महासागर के तट पर आप नक्शा देखेंगे तो इसके पड़ोसी देशों की एक लंबी लिस्ट है। हाँ। उत्तर में सेनेगल और गिनी बिसाऊ, फिर उत्तर पूर्व में माली, दक्षिण पूर्व में आइवरी कोस्ट, दक्षिण में लाइबेरिया और दक्षिण पश्चिम में सियरा लियोन। ये सारे पड़ोसी देश गिनी के लिए, मतलब उसकी क्षेत्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए काफी अहमियत रखते हैं। और राजधानी? कोनाक्री। जी, कोनाक्री तट पर ही बसा है। ये सिर्फ प्रशासनिक केंद्र नहीं है, बल्कि देश का सबसे बड़ा आर्थिक और ट्रांसपोर्ट हब भी है, खासकर उसका बंदरगाह। और हाँ, एक बहुत दिलचस्प बात जो स्रोत बताते हैं, नदियां, पश्चिम अफ्रीका की कई बड़ी नदियां यहीं से शुरू होती हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जैसे नाइजर नदी, गाम्बिया नदी, सेनेगल नदी, ये सब विशाल नदियां गिनी के पहाड़ी इलाके से ही निकलती हैं। फुट्टा जालौन हाईलैंड्स कहते हैं उसे। अच्छा। इसी वजह से गिनी को कई बार पश्चिम अफ्रीका का जल मीनार या वाटर टावर ऑफ वेस्ट अफ्रीका भी कहा जाता है। वाह, जल मीनार। हाँ, ये इससे रीजन में एक खास रणनीतिक महत्व देता है। जल मीनार होना तो एक बड़ी ताकत लगती है, लेकिन शायद इसकी अपनी चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल। एक तरफ तो ये गिनी को पड़ोसियों के लिए पानी के स्रोत के तौर पर अहम बना देता है, लेकिन दूसरी तरफ इन पानी के स्रोतों का मैनेजमेंट, खासकर अब जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये एक बड़ी चुनौती है। और फिर इन नदियों पर बांध बनाने या पानी के इस्तेमाल को लेकर कभी क्षेत्रीय सहयोग होता है तो कभी तनाव भी पैदा हो जाता है। तो ये ताकत जिम्मेदारी के साथ आती है, कह सकते हैं। तो ये तो हुई भूगोल की बात, जिसने गिनी को एक अहम जगह दी है। अब बात करते हैं वहां रहने वाले लोगों की। स्रोत हमें आबादी और विविधता के बारे में क्या बताते हैं? स्रोत के हिसाब से गिनी की आबादी लगभग 1.4 करोड़ है, मतलब 14 मिलियन, और ये एक युवा आबादी वाला देश है। अच्छा। जो भविष्य के लिए, आप देखिए, संभावना भी है और चुनौती भी। ऑफिशियल भाषा फ्रेंच है। हाँ, वो तो फ्रांस का उपनिवेश रहा है। जी बिल्कुल, उसी की निशानी है। सरकारी कामकाज में, ऊंची पढ़ाई में, फॉर्मल सेक्टर में फ्रेंच चलती है। लेकिन आम बोलचाल में भी क्या फ्रेंच ही है? स्रोत तो स्थानीय भाषाओं का भी जिक्र करते हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। रोजमर्रा की जिंदगी में, खासकर गांव देहात में, लोकल भाषाएं ही ज्यादा बोली जाती हैं। जैसे फुला, जिसे पुलार भी कहते हैं, मालिंके, सोसू, ये सबसे प्रमुख हैं। ये भाषाएं अलग अलग एथनिक ग्रुप से जुड़ी हैं और गिनी की जो रिच कल्चरल डाइवर्सिटी है उसे दिखाती हैं। हाँ, कभी-कभी ये भाषा का अंतर एडमिनिस्ट्रेशन और आम लोगों के बीच एक दूरी भी बना देता है। और धार्मिक तस्वीर कैसी है वहां? स्रोत बताते हैं कि इस्लाम मानने वाले ज्यादा हैं। जी हाँ, लगभग 90% आबादी मुस्लिम है। ज्यादातर सुन्नी इस्लाम को मानते हैं। इसके अलावा एक छोटी ईसाई माइनॉरिटी भी है, वो भी सक्रिय है। और कुछ लोग अब भी पारंपरिक अफ्रीकी मान्यताओं को मानते हैं, उनका पालन करते हैं। अच्छा। स्रोत ये भी बताते हैं कि ऐतिहासिक रूप से गिनी में अलग अलग धर्मों के बीच मतलब सहिष्णुता रही है, शांति से रहते आए हैं लोग। हालांकि हाल के कुछ सालों में थोड़े सामाजिक तनाव दिखे हैं। अगर संस्कृति की बात करें, पश्चिम अफ्रीका तो संगीत और नृत्य के लिए बहुत मशहूर है। जी। गिनी की इसमें क्या खास पहचान है? निश्चित रूप से गिनी की म्यूजिक ट्रेडिशन बहुत वाइब्रेंट है। यहाँ की जेम्बे ड्रमिंग, वो तो दुनिया भर में फेमस है। हाँ, सुना है मैंने। जी। और बेलाफोन जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र भी हैं। संगीत और नाच गाना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है वहाँ, वो सामाजिक कार्यक्रमों, रीति रिवाजों,
कहानी कहने की परंपरा इन सब का एक जरूरी हिस्सा है। ये कल्चरल एक्सप्रेशन लोगों को अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं। इस सांस्कृतिक समृद्धि के साथ साथ गिनी का राजनीतिक इतिहास काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। स्रोत हमें आजादी के संघर्ष और उसके बाद के दौर के बारे में क्या बताते हैं? गिनी का जो आधुनिक इतिहास है उसमें 1958 एक बड़ा मोड़ है। ये फ्रांस से आजादी हासिल करने वाला पहला सब सहारन अफ्रीकी देश बना। पहला? हाँ, पहला। और ये एक बहुत हिम्मत वाला कदम था, क्योंकि गिनी ने चार्ल्स डी गॉल के फ्रेंच समुदाय शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। अच्छा। जिसकी वजह से उसे तुरंत फ्रांसीसी मदद मिलनी बंद हो गई। और इसके पहले नेता थे अहमद सेकू टूर। उनका शासनकाल तो काफी लंबा चला। स्रोत उनके बारे में क्या कहते हैं? अहमद सेकू टूर एक करिश्माई नेता थे, लेकिन काफी विवादास्पद भी। उन्होंने आजादी के बाद एक सोशलिस्ट और एक पार्टी वाला शासन बनाया। शुरू में तो उन्हें एंटी कॉलोनियल हीरो की तरह देखा गया, लेकिन उनका शासन धीरे धीरे ज्यादा अथॉरिटेरियन, मतलब तानाशाही और दमनकारी होता गया। मानवाधिकारों के उल्लंघन, राजनीतिक विरोधियों को दबाने के आरोप लगे उनके शासन पर। वो 1984 में अपनी मौत तक सत्ता में रहे। उनके बाद क्या हुआ? क्या गिनी में स्थिरता आई? दुर्भाग्य से नहीं। सेकू टूर के बाद लांसाना कॉन्टे ने एक मिलिट्री कू, मतलब सैन्य तख्ता पलट करके सत्ता संभाली, और वो 2008 में अपनी मौत तक शासक रहे। अच्छा। उनके टाइम में भी भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप लगते रहे। फिर जब कॉन्टे की मौत हुई, उसके बाद देश ने फिर से सैन्य शासन और राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा। हाँ, 2010 में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे, जिससे कुछ उम्मीद जगी थी। लेकिन स्रोत बताते हैं कि 2021 में फिर से एक सैन्य तख्ता पलट हुआ। इसने तो लोकतंत्र की उम्मीदों को फिर से झटका दिया होगा। बिल्कुल। 2021 का तख्ता पलट, जिसमें चुने हुए राष्ट्रपति अल्फा कॉन्डे और हटाया गया, वो गिनी के नाजुक लोकतंत्र के सफर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसने देश को फिर से एक अनिश्चित पॉलिटिकल ट्रांजिशन, मतलब राजनीतिक संक्रमण काल में धकेल दिया है। स्रोत यही बताते हैं कि अभी एक मिलिट्री जुंटा शासन कर रहा है और सिविलियन रूल में वापसी और चुनावों के लिए बातचीत चल रही है टाइमलाइन पर। लेकिन ये प्रोसेस धीमा है और चुनौतियों से भरा है। ये लगातार संघर्ष दिखाता है कि गिनी में एक स्थिर, टिकाऊ लोकतंत्र व्यवस्था बनाना कितना मुश्किल रहा है। ये राजनीतिक अस्थिरता तो यकीनन देश के विकास पर बहुत भारी पड़ी होगी। अब आते हैं उस पहलू पर जो गिनी को इतना विरोधाभासी बनाता है, उसकी अर्थव्यवस्था और विशाल प्राकृतिक संसाधन। स्रोत कहते हैं कि गिनी बॉक्साइट के मामले में दुनिया का लीडर है। हाँ, ये तथ्य चौंकाने वाला भी है और गिनी की कहानी का केंद्र भी। स्रोत साफ करते हैं कि गिनी के पास दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अच्छी क्वालिटी वाले बॉक्साइट के भंडार हैं। अनुमान है कि दुनिया का कुल भंडार का शायद 1/3 या उससे भी ज्यादा। 1/3? अरे वाह! जी। और बॉक्साइट वो कच्चा माल है जिससे एल्यूमिनियम बनता है, जो आजकल आप देखिए हवाई जहाज से लेकर कोल्ड ड्रिंक के कैन तक हर चीज में इस्तेमाल होता है। सिर्फ बॉक्साइट ही है या और भी कुछ है जमीन के नीचे? बॉक्साइट सबसे मेन है, लेकिन गिनी में सोना भी है, अच्छी क्वालिटी के हीरे हैं और महत्वपूर्ण लौह अयस्क आयरन ओर के भंडार भी हैं। तो कुदरती खनिज दौलत के मामले में ये देश अविश्वसनीय रूप से अमीर है। स्रोत में कृषि का भी जिक्र है। चावल, कॉफी, मूंगफली जैसी फसलें। अर्थव्यवस्था में इसका क्या रोल है? खेती, हाँ, अभी भी गिनी की ज्यादातर आबादी के लिए रोजगार का मुख्य जरिया है, खासकर गांव देहात में। चावल तो मुख्य खाने की फसल है और कॉफी, मूंगफली जैसी कैश क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर काफी हद तक अविकसित है। सिंचाई की सुविधाएं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन सब की कमी है और देश अपनी खाने की जरूरतें पूरी करने के लिए इंपोर्ट पर भी निर्भर है। तो फिर? हाँ, तो जो मिनरल सेक्टर है, खासकर बॉक्साइट, वही एक्सपोर्ट से कमाई का मेन सोर्स बना हुआ है, लेकिन रोजगार पैदा करने में उसका रोल लिमिटेड है। यहीं पे वो बड़ा सवाल उठता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। अगर गिनी के पास इतनी खनिज संपदा है, तो फिर स्रोत ये क्यों बताते हैं कि ये दुनिया के सबसे गरीब और कम विकसित देशों में से एक है? ये जो संसाधनों का अभिशाप वाली बात है, वो यहाँ इतनी साफ क्यों दिखती है? यही गिनी की केंद्रीय त्रासदी है। स्रोत इसके पीछे कई एक दूसरे से जुड़े हुए कारण बताते हैं। पहला और शायद सबसे अहम है व्यापक और गहरा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार? हाँ, ऐसा लगता है कि खनिज संपदा से जो कमाई होती है, उसका एक बड़ा हिस्सा दशकों से कुछ गिने चुने राजनीतिक और व्यापारिक एलीट लोगों की जेब में जाता रहा है, बजाय इसके कि उसे शिक्षा, स्वास्थ्य या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जरूरी क्षेत्रों में लगाया जाए। और आपने बुनियादी ढांचे का जिक्र किया।
स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि गिनी में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें, रेल लाइनें, बिजली उत्पादन, बंदरगाहों की सुविधाएं, ये सब बहुत ही अपर्याप्त हैं, खराब हालत में हैं। अच्छा। इससे न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती है, बल्कि संसाधनों को सही ढंग से निकालना, प्रोसेस करना और एक्सपोर्ट करने में भी रुकावट आती है। सोचिए, बॉक्साइट को खदान से बंदरगाह तक ले जाना ही एक बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती हो सकती है। बिजली की कमी तो इंडस्ट्री के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। और इसमें राजनीतिक अस्थिरता की क्या भूमिका है? राजनीतिक अस्थिरता इस पूरे बुरे चक्र को और मजबूत करती है। लगातार तख्तापलट, अनिश्चितता, कमजोर शासन, इसने लंबे समय के विदेशी निवेश को हतोत्साहित किया है। सही बात है। इन्वेस्टर ऐसे माहौल में बड़ा पैसा लगाने से हिचकिचाते हैं जहां नीतियां रातों रात बदल सकती हैं या जहां कानूनी सुरक्षा की गारंटी ना हो। और फिर अस्थिरता सरकारों को लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान पर फोकस करने से रोकती है। उनका ध्यान अक्सर बस सत्ता में बने रहने पर लगा रहता है। और राजनीतिक अस्थिरता, इन सब ने मिलकर गिनी को उसकी असली क्षमता तक पहुंचने से रोका है। तो ये एक बहुत ही जटिल जाल जैसा लगता है, जहां हर समस्या दूसरी को और बढ़ा देती है। इस सब का असर गिनी के आम लोगों की जिंदगी पर कैसा पड़ता है? स्रोत समाज और जीवन स्तर की क्या तस्वीर पेश करते हैं? स्रोत जो तस्वीर दिखाते हैं वो काफी चिंताजनक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में गिनी लगातार नीचे के पायदानों पर रहता है। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बहुत कमजोर है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। अच्छा। मलेरिया और दूसरी फैलने वाली बीमारियां आम हैं। और शिक्षा की स्थिति वो कैसी है? शिक्षा का स्तर भी बहुत नीचे है। लिटरेसी रेट कम है, स्कूलों में संसाधनों की भारी कमी है, इमारतों से लेकर ट्रेन टीचर और किताबों तक। स्रोत खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच के चुनौतियों का जिक्र करते हैं। हालांकि हाल के सालों में इसमें कुछ सुधार की कोशिशें हुई हैं। और क्या स्रोत बाल विवाह और बाल श्रम जैसी सामाजिक समस्याओं का भी जिक्र करते हैं? हाँ, ये समस्याएं भी व्यापक गरीबी और अवसरों की कमी से जुड़ी हुई हैं। स्रोत बताते हैं कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां गरीबी ज्यादा है, बाल विवाह और बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेजना आम बात है। ओह। शहरों में, खासकर राजधानी कोनाक्री में, जिंदगी थोड़ी बेहतर दिख सकती है। कुछ मॉडर्न सुविधाएं हैं, लेकिन वहां भी एक बड़ी आबादी स्लम में रहती है और बेसिक सर्विसेज तक उनकी पहुंच लिमिटेड है। ये शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच का जो फर्क है वो बहुत गहरा है और असमानता को और बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर गिनी के सामने चुनौतियों का एक विशाल पहाड़ खड़ा है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए स्रोत के अनुसार सबसे जरूरी कदम क्या है? आगे का रास्ता क्या हो सकता है? स्रोत कई जरूरी प्राथमिकताओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है प्राकृतिक संसाधनों का, खासकर बॉक्साइट का प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह प्रबंधन। पारदर्शी प्रबंधन? जी, मतलब ये कि माइनिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पब्लिक किए जाएं, रेवेन्यू का सही हिसाब रखा जाए और ये पक्का किया जाए कि इस पैसे का इस्तेमाल देश के विकास में हो, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो। इसके लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की जरूरत होगी। शासन में सुधार और पारदर्शिता के अलावा और क्या जरूरी है? राजनीतिक स्थिरता कायम करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना स्थिर और भरोसेमंद राजनीतिक माहौल के न तो देश के और न ही बाहर के निवेशक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। बिल्कुल। इसके लिए एक समावेशी राजनीतिक बातचीत, स्वतंत्र न्यायपालिका और मानवाधिकारों का सम्मान जरूरी है। स्रोत अभी जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है उसमें सिविलियन रूल की ओर एक भरोसेमंद और समय पर वापसी के महत्व पर जोर देते हैं। और सामाजिक स्तर पर क्या करने की जरूरत है? सामाजिक न्याय एक और अहम पिलर है। विकास का फायदा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए, खासकर जो हाशिए पर हैं, जो ग्रामीण आबादी है उन तक। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भारी निवेश की जरूरत है। और इसके साथ ही गिनी की जो युवा आबादी है उसके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना एक बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। युवाओं को स्किल देना और उन्हें अर्थव्यवस्था में शामिल होने के मौके देना देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। क्या स्रोत गिनी की क्षमता को लेकर कोई सकारात्मक बात भी करते हैं? कोई उम्मीद की किरण? हाँ, चुनौतियों के बावजूद स्रोत गिनी की अपार क्षमता को भी उजागर करते हैं। उसकी खनिज संपदा, उसके पानी के भरपूर स्रोत, उसकी रणनीतिक लोकेशन और उसकी युवा आबादी, ये सब मिलकर उसे पश्चिम अफ्रीका में एक आर्थिक शक्ति बनने की क्षमता देते हैं। अच्छा। अगर शासन में सुधार होता है, भ्रष्टाचार पर रोक लगती है और संसाधनों का मैनेजमेंट देश और उसके लोगों के हित में किया जाता है, तो गिनी का भविष्य उज्जवल हो सकता है। क्षमता तो है, जरूरत है उसे हकीकत में बदलने के लिए सही राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रभावी नीतियों की।
तो आज की हमारी इस चर्चा से ये साफ है कि गिनी विरोधाभासों से भरा एक देश है। एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर खनिज भंडारों में से एक और दूसरी तरफ गहरी गरीबी और अविकसितता। बिल्कुल। एक तरफ उपनिवेशवाद से सबसे पहले आजादी पाने का गौरवशाली इतिहास, तो दूसरी तरफ लगातार राजनीतिक अस्थिरता और लोकतंत्र के लिए संघर्ष। हाँ, और यही गिनी की सबसे बड़ी चुनौती है, इन विरोधाभासों को पाट कर अपनी विशाल क्षमता को अपने नागरिकों के लिए वास्तविक प्रगति और बेहतर जीवन में बदलना। यह रास्ता लंबा और कठिन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि सही दिशा में उठाए गए कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये वाकई एक जटिल स्थिति है और भविष्य कई बातों पर निर्भर करेगा। इस चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे, जो गिनी के भविष्य के रास्तों से जुड़ा है। हाँ, एक सवाल जो पॉलिसी मेकर्स, नागरिक और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सबके लिए सोचने वाला है। गिनी की विशाल खनिज संपदा और महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अगले दशक में उसकी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने के लिए कौन सा एक कदम सबसे ज्यादा प्रभावी हो सकता है? क्या वो कोई आंतरिक सुधार होगा, जैसे एक मजबूत स्वतंत्र एंटी करप्शन संस्था, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करने वाली किसी खास देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ एक गहरी रणनीतिक साझेदारी, या शायद कुछ और? इस पर विचार करना गिनी के भविष्य की दिशा को समझने में मदद कर सकता है।